यस। तो लास्ट हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ लिया था। ये कौन से फैक्टर्स होते हैं चिल्ड्रन, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। और इसमें एक थे जनरल और एक थे स्पेसिफिक। तो ये कौन से वाले थे? जनरल वाले थे। इज दैट क्लियर? तो दो बातें याद रखिएगा, जनरल होने चाहिए एंड एक्सटर्नल होने चाहिए। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे थे, हमने शायद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ लिया था क्या? एंड देयर आफ्टर सोशल भी हो चुका था। चलिए, वी वर टू स्टार्ट विद टेक्नोलॉजिकल। तो ये याद रखिएगा 5 तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं। रेडी एवरीबडी? चलिए, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? किसी जमाने में ऑफिसेज में मीटिंग्स हुआ करती थी चिल्ड्रन, कॉन्फ्रेंस रूम्स हुआ करते थे, बड़े बड़े राउंड टेबल टाइप, ढेर सारे इंप्लॉइज वहां पे बैठा करते थे। बट अब बिजनेसेस आज की जमाने में चिल्ड्रन आर ग्लोबलाइज्ड बेसिकली। तो ग्लोबलाइज्ड बिजनेस में इज इट पॉसिबल that every now and then we will call employees to gather at a particular location and have offline meetings? No, cost बहुत ज्यादा होगी। तो आजकल ये मीटिंग्स कैसे होती हैं चिल्ड्रन? जूम प्लेटफॉर्म पे होती हैं। देन वी हैव वेबएक्स, सिस्को वालों का। देयर आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट वालों का हमारे पास एक एप्लीकेशन है दैट इज टीम्स। तो आपने भी कभी अपनी ऑनलाइन क्लास में इन सबको इस्तेमाल किया होगा शायद। बट एक्चुअली ये जो एप्लीकेशंस बनाए गए थे, ये कभी भी टीचिंग पर्पस के लिए नहीं बनाए गए थे। और इसमें जो ओल्डेस्ट है चिल्ड्रन, एज फार एज माई नॉलेज इज देयर, तो इट वॉज स्काइप। गॉट इट क्लियर? तो ये स्काइप बड़ा सस्ता था, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर था। तो सिस्को वालों ने सोचा कि अगर हम स्काइप की सर्विसेज लेंगे या जूम की सर्विसेज लेंगे, तो जो भी हम बातचीत करेंगे हमारा डेटा इन कंपनीज के पास जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप सो कॉल्ड लेटर से एक पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी के सीईओ हैं, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे मीटिंग करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको अपनी डेटा सर्विसेज दे रहा है। तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट आपका शब्द जो मुंह से निकला वो किसी दूसरे को सुनने में हेल्प कर रहा है, डेटा एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट आपकी सारी बातें सुन पा रहा है, यस और नो चिल्ड्रन? तो आपके मन में एक डर आ गया कि अगर माइक्रोसॉफ्ट हमारी सारी बातें सुन रहा है, तो कल को ऐसा ना हो कि माइक्रोसॉफ्ट हमारे सीक्रेट से अपना एक टेलीकॉम प्रोडक्ट बना ले, हमारी मोबाइल फोन कंपनी पीछे आ जाए और माइक्रोसॉफ्ट आगे चली जाए। तो कभी भी कोक वाले क्या पेप्सी के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मीटिंग करेंगे? नो। पता लगेगा कोक का जो कोला कंसेंट्रेट है उसका फॉर्मूला किसको मिल गया? पेप्सी वालों को। तो सिस्को वालों ने सोचा कि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग्स को अगर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के प्लेटफॉर्म पे करते हैं या जूम पे करते हैं, किसी पे भी करते हैं, तो हमारा डेटा किसी दूसरे के पास जाएगा। हम कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, हम कोई नया इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, हम कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो आर टॉक्स विल बी हर्ड बाय समबडी एल्स ऑल्सो। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो भाई हम दूसरे के प्लेटफॉर्म पे अपनी मीटिंग्स कंडक्ट नहीं करवाएंगे। क्या करेंगे? हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो सिस्को वालों ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया, वेबएक्स। गॉट इट क्लियर? देन सो कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया, दैट इज टीम्स। गूगल वालों ने भी अपना प्लेटफॉर्म बना लिया। क्या नाम है गूगल का चिल्ड्रन, प्लेटफॉर्म का इसका, जिसपे ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं? गूगल मीट बेसिकली। और कुछ ऐसी कंपनीज, क्या दुनिया में हजारों लाखों ऐसी कंपनीज हैं जो खुद का प्लेटफॉर्म नहीं बनवा पा रही हैं। महंगा पड़ता है बेसिकली, सस्ता नहीं है। तो व्हाट दे यूज चिल्ड्रन? जूम। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई अंबानी और अडानी क्या नॉर्मल पैसेंजर एयरप्लेन में ट्रैवल करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्या नुकसान है भाई? टिकट भी सस्ती होती है। अगर मुकेश अंबानी मुंबई से फ्लाई कर रहे हैं न्यू दिल्ली, तो चार्टर्ड फ्लाइट वुड कॉस्ट समवेयर अराउंड 5 to 10 लाख रुपीज, 5 लाख से 10 लाख रुपए। और अगर टिकट ले लें तो शायद 2,500-3,000 में टिकट मिल जाएगा उनको इजिली। बट स्टिल दे प्रेफर टू ट्रैवल ऑन अ चार्टर्ड प्लेन। व्हाई इज इट सो चिल्ड्रन? सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पसेस। और कहीं 2500 रुपए की फ्लाइट लेके बैठ गए इंडियन एयरलाइंस या विस्तारा में या जेट एयरवेज में, सर जी ऑटोग्राफ, सर जी ऑटोग्राफ। वो बेसिकली काम पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और सिर्फ लोगों को ऑटोग्राफ। और कहीं पता लगा आप जैसे किसी ने किडनैप कर लिया, तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। मनर जी, ये आप ठीक से बैठे नहीं है लगता है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। चलिए भाई, इनको सुनाई भी कम दे रहा होगा। सर आई एम ट्राइंग। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो अब मनर जी ने मान लीजिए अभी क्लास स्टार्ट की। अब ये नहीं चाहते कि भाई पता लगे कहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने जूम के साथ एक एक्सटेंशन अटैच कर लिया जो इनकी लोकेशन को ट्रैक नहीं करेगा। बट बाकी बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम अपनी लोकेशन ट्रैक होने से बचा पाए, तो हम जूम ही यूज करेंगे। तो अंबानी अडानी क्यों चार्टर्ड फ्लाइट पे ट्रैवल करते हैं भाई? ट्रेन में ट्रैवल करेंगे वो लोग, पता लगा ट्रेन 12 घंटे लेट हो गई,
बाकी पैसेंजर तो खुश, जो AC 2 टियर 3 टियर में ट्रैवल कर रहे हैं, पे फॉर 6 आवर्स, ट्रैवल फॉर 18 आवर्स। समझ में आ गया? बट दे आर बिग बिजनेसमैन, इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई अपना प्लेन लेकर चलो, प्लेन में अगर 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे आधे घंटे कितने की भी फ्लाइट होगी, हम उस टाइम पे अपना बिजनेस भी कर लेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नॉर्मल पैसेंजर प्लेन में क्या होगा, सब ऑटोग्राफ मांगने चले जाएंगे। तो दैट्स व्हाई दे ट्रैवल ऑन चार्टर्ड प्लेन्स। वही चीज यहां पे भी है चिल्ड्रन। अगर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सोचा कि हम सो कॉल्ड गूगल मीट यूज कर लें अपने 500 मेंबर्स के स्टाफ के साथ वर्ल्ड वाइड मीटिंग करने के लिए, और जो जो मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था गूगल वाले सारी बातें सुन रहे थे, और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से पहले ही अपना एक और बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लॉन्च कर दिया, क्योंकि सारी बातें लीक हो चुकी थी। तो दीज कंपनीज कैन नॉट अफोर्ड टू टेक किराए का सो कॉल्ड पैसेंजर एयरप्लेन। बात समझ में आ गई? तो आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में वाटर सप्लाई फ्रॉम द नियर बाय वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होती होगी, वहां पे मोटर खराब हो गई, आपके घर में पानी आना बंद। बट आप चाहते हैं कि आपके घर में 24 आवर्स अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरिंग करवानी पड़ेगी, सबमर्सिबल पंप लेना होगा। इज दैट क्लियर? तो वही चीज यहां पे भी है। चल रहा है खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो एज ऑफ टुडे ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड में चिल्ड्रन, अगर एम्प्लॉइज के साथ आपको मीटिंग करनी है तो आपको जूम, वेबएक्स, सिस्को वालों का टीम्स, मीट, ऐसे बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, सिर्फ यही नहीं है। इज दैट क्लियर? ये थोड़े फेमस है इसलिए हमको ज्यादा याद है। तो पीपल अंडरस्टूड कि ये हर कंपनी ने अपना क्यों बनाया। लोगों को बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो अगर मान लीजिए मेरी क्लास जूम पे चल रही है चिल्ड्रन, ये लिंक आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। बट मैं नहीं चाहता कि अपार्ट फ्रॉम दोज हु आर स्पेसिफिकली एनरोल्ड कोई दूसरा कनेक्ट हो पाए, तो मेरे को अपना ऐप बनवाना पड़ेगा, मान लीजिए क्लास प्लस वालों से, और वो सिर्फ मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही यूज कर पाएंगे, दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो कभी ये मत सोचिएगा ये जूम, वेबएक्स, टीम्स, गूगल मीट ये कभी पढ़ाने के लिए बनाए गए थे। नो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोक्रेट्स कंपनीज जो हैं, इन सब ने अपनी मीटिंग्स वर्ल्ड वाइड कंडक्ट करने के लिए अपने खुद के एप्लीकेशन बनवाए। जब इन्होंने देखा कि भाई हमारे एप्लीकेशन हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, प्लस नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस भी इसको चाह रहा है, स्कूल्स चाह रहे हैं कि गूगल मीट पे क्लास हो, तो गूगल कह रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप हमारे कॉम्पिटिटर नहीं हो। बट अगर स्कूल गूगल मीट यूज करता है तो स्कूल कैसे इसको यूज कर रहा है, डेटा गूगल के पास जाएगा, और एजुकेशनल पर्पस के लिए गूगल मीट एक नया एप्लीकेशन कल को लॉन्च कर देगा, गूगल मीट फॉर एजुकेटर्स। तो वो आपको थोड़े और बढ़िया यूटिलिटीज दे देगा। कम से कम जूम वालों को पता लगा कि भाई वर्ल्ड के 90% स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन में हमारा एप्लीकेशन यूज करते हैं, और कुछ तो इतने अच्छे स्कूल्स हैं, अगर वो स्कूल गूगल या जूम यूज कर रहा है तो दूसरा उसकी देखा देखी इस्तेमाल करने लग जाता है। तो जूम कह रहा है ये तो हमारे लिए फ्री का एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, चलो एक पर्टिकुलर स्कूल को फ्री में दे दो जूम एप्लीकेशन, क्योंकि वो यूज करेंगे तो और भी यूज करेंगे, बाकियों से हम पैसा ले लेंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? तो चलिए ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बदलते समय के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। एक जमाना था जब लोग क्रेडिट सेल किया करते थे, और उसके बाद एक एम्प्लॉय रखना पड़ता जो पैसा वसूल के लाता था। बट अब ज्यादातर ट्रांजैक्शन आर बीइंग डन इन डिजिटल फॉर्म। तो अब आप क्रेडिट सेल अगर कर रहे हैं बच्चों, तो क्या आपको एम्प्लॉय रखने की जरूरत है हु विल गो एंड कलेक्ट द मनी? नो। आप अपने कस्टमर को क्या बोलेंगे, भाई दिस इज द क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड पे जो पेमेंट ड्यू उसको ट्रांसफर कर दो। तो उससे आपका फायदा क्या होगा, जो एक एम्प्लॉय कलेक्शन के लिए आप रखते थे एटलीस्ट उसकी सैलरी बच जाएगी। समझ में आ गया? डेज वर देयर जब हम स्कूल में स्टूडेंट हुआ करते थे, पता लगा स्कूल गए, बाहर नोटिस लगा है आज सो एंड सो हो गया कुछ, इस वजह से स्कूल बंद है, आना जाना पूरा वेस्ट। बट आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? नो। आपको एक दिन पहले ही मैसेज आ जाता है कि भाई डीएम ऑर्डर है, ठंडी बहुत है, लोग मरे ना, इसलिए आज स्कूल बंद है। और वैसे ठंड तो 1 to 8 वालों को लगती है, 9 to 12 वालों को ठंड नहीं लगती। समझ में आ गया? तो ये बात समझ में आगे चल। पक्का? लोग ट्रैवल किया करते थे एयरलाइन के थ्रू, और पहले 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता था, किस लिए? चेक इन करने के लिए। चेक इन करने का मतलब पक्का बता दीजिए कि आप ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो एटलीस्ट हम इंस्टेंटली वो टिकट किसी और को बेच पाए। आजकल एक नया सिस्टम आ गया है चेक इन का, एंड व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? वेब चेक इन। वेब चेक इन का मतलब पता है? आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए उस एयरलाइन का, या उसकी वेबसाइट पे चले जाइए,
और वहां पे अपना कंफर्मेशन दे दीजिए कि माई ट्रैवल इज कंफर्म। तो आपको 2-2.5 घंटे पहले पहुंचने की एयरपोर्ट जरूरत नहीं है। आप बस इमिग्रेशन पे जो टाइम लगे 20 मिनट्स 15 मिनट्स अर्ली पहुंच जाइए तो आपका इमिग्रेशन हो गया। तो दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। डेज वर देयर बच्चे स्कूल के लिए बुक्स खरीदा करते थे। आजकल काफी यूनिवर्सिटीज में टैबलेट का सिस्टम आ गया है। टैबलेट में ही आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। केस बेस्ड एजुकेशन है, कुछ रटना है नहीं बुक में मार्क करके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बात समझ में आ गई? और प्लस ये जो जूम पे क्लास चल रही है, इससे अच्छा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता है। तो बातें क्लियर हो गई। ये जूम, वेबएक्स, सिस्को वालों का, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स, गूगल का मीट और ना जाने कितने ऐसे क्यों चल रहे। लॉजिक अंडरस्टूड? अभी आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के बारे में भी सुना होगा, या आपने बार्ड एआई के बारे में सुना होगा। ये जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं, पब्लिक तो इसको यूज करेगी करेगी। इन कंपनीज को भी इससे फायदा है। हमारे पास कोडर्स थे जिन्होंने 50 लाइन की कोडिंग करके दे दी, उसका आउटपुट क्या आएगा एआई सिस्टम पहले बता देगा एप्लीकेशन बनने से पहले ही। तो ये उनको एडवांटेज मिलेगा। सो एयरलाइन कंपनीज have internet and worldwide web pages to book for flights, destination and fares and book the tickets online। जमाना था लोग ट्रेन की टिकट बुक कराने के कहां जाते थे बच्चों? रेलवे स्टेशन जाया करते थे। सिर्फ स्टेशन बोलेंगे कुछ पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। वो क्लास में एक बच्चे ने बोला स्टेशन जाना है तो पुलिस स्टेशन भी हो सकता है। रेलवे स्टेशन घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता था। कितनों की तो ट्रेन मिस हो जाती थी, पता लगा टिकट ही नहीं हो पाई और लाइन में लगे लगे टाइम भी दिया। उसके बाद जमाना आया, इंडियन रेलवेज ने अपने टिकटिंग एजेंट बैठाए मोहल्ले मोहल्ले, उनके पास स्पेसिफिक एक्सेस था, आप वहां जाके बुकिंग करा सकते हैं। फिर रेलवे ने सोचा ये भी बदमाशी करते हैं, तो अब एक्सेस आपके हाथ में आ चुका है। आप आईआरसीटीसी का ऐप ले लीजिए, लॉग इन कर लीजिए यूजर आईडी से और टिकट आप बुक करा लीजिए खुद से। और जो रेलवे एजेंट है वो तो काफी पैसे भी लेता है, 100 रुपए 200 रुपए पर टिकट, एटलीस्ट आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये एनवायरनमेंट भी क्या है चिल्ड्रन? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ओयो रूम्स के बारे में सुना होगा, ढेर सारे होटल से टाइप कर लिया, आपको जिस प्रॉपर्टी में स्टे करना है यू कैन चूज दैट। तो शिफ्ट इन डिमांड इलेक्ट्रिक इंजन फ्रॉम फाउंटेन पेन्स टू बॉल पॉइंट प्रोपेलर एयरप्लेन्स टू जेट्स एंड टाइपराइटर टू कंप्यूटर बेस्ड हैव ऑल बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू बिजनेसेस। पहले लोग नोटिस बनाते थे टाइपराइटर पे टाइप करके, और अगर टाइपराइटर पे 2 स्पेलिंग गलत टाइप हो गई तो पेज टेयर करना पड़ता था, फाड़ना पड़ता था। आज ऐसा होता है, आप कंप्यूटर पे पहले बना लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, रीड कर लीजिए, इरेज कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, तब फाइनल प्रिंट दीजिए। तो कॉस्ट सेविंग भी हुई है किसकी वजह से चिल्ड्रन? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से। पहले हमारे एचआर डिपार्टमेंट को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी लास्ट डे सैलरी बनाने में, कितने एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टी ली, कितनी सैलरी उसकी कटेगी। आजकल सिस्टम सब ऑटोमेटिक है, अंगूठा छाप या नजरों से नजरें मिलानी है मशीन से और आपका अटेंडेंस हो गया। अगर आपने 30 में से 4 दिन छुट्टी ले ली है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर विल कैलकुलेट कि आपकी सैलरी कितनी आएगी। तो मेनी प्लेसेस यू कैन से कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे उनका जॉब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं चिल्ड्रन पॉलिटिकल एंड लीगल में। कभी भी ये मत सोचिएगा जो पार्टी होती है वो कानून बनाती है, नो, उसके एग्जीक्यूशन में कानून बनते हैं, बट ऐसा नहीं कि जो वो चाहेंगे वैसा कानून बन जाएगा। वी आर नॉट लिविंग इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वी आर लिविंग इन इंडिया, डेमोक्रेसी है। अगर हमारे देश में गवर्नमेंट चाहती है कि भाई 14 साल के बच्चे फ्री में पढ़े और कंपलसरली पढ़े ही पढ़े, तो उन्होंने एक कानून बनवा दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि ऐसा कानून बनाओ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जब ये कानून बन गया, फिर इसका एग्जीक्यूशन जब होगा चिल्ड्रन, तो वील कॉल इट एज व्हाट? लीगल एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? तो अगर आपको लगता है कि एक एक्स पार्टी है जो बिजनेसमैन को काफी प्रमोट करती है, और अगर हमारी कंट्री में ढेर सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो चाहेंगे कि रूल में वो पार्टी आए ताकि उनका बिजनेस कल को प्रमोट हो जाए। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें और आपके कनाडा वाले मौसा जी को इन्वेस्टमेंट करना है चिल्ड्रन, ही विल चूज पाकिस्तान और इंडिया फॉर इन्वेस्टिंग। इंडिया अभी 26 जनवरी कुछ लोगों के लिए आधा इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसे इसे रिपब्लिक डे बोलते हैं, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड। एक ही दिन में बन गया, अमेंडमेंट हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था बेसिकली। गॉट इट क्लियर? वैसे तो 26 नवंबर को था, बट कुछ चीजें पूरी तरह से कंप्लीट हुई तो 26 जनवरी वाज थॉट ऑफ कि ये डे माना जाएगा। और इंडिपेंडेंस तो पहले ही हो चुका था 15 अगस्त 1947 को,
तो डे वाइज बात करें तो पहले 15 अगस्त और फिर 26 जनवरी 1940 सॉरी 26 नवंबर 1949 आया था, एनैक्टमेंट 52 26 जनवरी में हुआ। तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वर फाइनलाइज्ड टिल 26 नवंबर 49 चल रहे हैं। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो सो कॉल्ड आप 26 जनवरी की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, अभी रिसेंटली इंडिया में जब सेलिब्रेशंस हुए तो किस कंट्री के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन आए थे? फ्रांस। क्यों आए थे पता है क्यों आए थे? हाँ, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां आए थे तो बोला गया भाई अपने देश में भी जरा लोगों से बोलो कि फोन पे यूज करें। तो जो हमारा यूपीआई सरकारी ऐप है भीम, बेसिकली वो सबके साथ चलता है। फोन पे इज एन इंडियन कंपनी, गॉट इट क्लियर? तो वहां पे भी भीम यूपीआई चलने लग गया है। तो वहां पे भी मैक्सिमम लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप गूगल पे इस्तेमाल ना करें। क्या इस्तेमाल करें? फोन पे या भीम यूपीआई यूज करें। पूरे गल्फ में स्टार्ट हो गया है, तो इससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन और स्ट्रांग हो रहे हैं। तो हमने उनसे हवाई जहाज खरीदा, समझ में आ गया, और वो हमसे फोन पे की सर्विसेज खरीदते हैं। तो वो हमारा बिजनेस प्रमोट करेंगे, हम उनका बिजनेस प्रमोट करेंगे। अंडरस्टूड? ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। बट इसके लिए कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हमारे और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लीगल एनवायरनमेंट। तो आप बोल सकते हैं कि पूरी कंट्री को चलाने के लिए गवर्निंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जितना स्टेबल होगा बिजनेस उतना प्रमोट होगा। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो एग्जीक्यूशन है दैट इज इन लीगल एनवायरनमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो दोनों में अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी प्लेस दूं तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज प्राइमरी एंड लीगल इज सेकेंडरी। कल को दूसरी गवर्नमेंट आ जाए और वो कहे नहीं फ्रांस के साथ हम कोई भी जेट्स की, राफेल की डील नहीं करेंगे, समझ में आ गया? तो ये किक टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जिससे ऑटोमेटिकली हमारा लीगल एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लीगल एनवायरनमेंट डोमेस्टिक और सो कॉल्ड इंटरनेशनल दोनों में काम करता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल में काम करता है, डोमेस्टिक में कुछ खास काम है नहीं इसका एज सच। ओके, so political conditions such as stability, peace in the country, specific attitude of the elected government, there may be uncertainty of business due to political unrest, threat to law and order। अब ये कब होगा? आए दिन पाकिस्तान में जैसे तख्ता पलट होता है चलन, इंडिया में भी होने लग जाए तो क्या इंडिया में लोग बिजनेस करना सेफ समझेंगे? एक तो यहाँ के बिजनेसमैन भाग जाएंगे और बाहर से जो आ रहे हैं वो एटलीस्ट आएंगे ही नहीं। So political stability builds up confidence among people to invest in long-term projects. Similarly, attitude of the government towards business may have either positive or negative impact. पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि नहीं, मैंने बहुत बार देखा है किसी पर्टिकुलर मार्केट में मान लीजिए इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, लेटर से किसी ज्वेलरी शॉप वाले के यहाँ, तो अगल बगल के शॉपकीपर्स क्या करते हैं पता है आपको? दुकान बंद करके भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? उनको डर होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट वाले 6 ऑफिसर निकल गए मार्केट में, 2-4 शॉप्स में आए, देखा गोलमोल चल रहा है, चालान काट दिया, बाकी शॉपकीपर दुकान बंद करके भाग गए। तो अगर ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का अननेसेसरी परेशान करेगा तो क्या लोग बिजनेस कर पाएंगे उनके? एब्सोल्युटली नॉट। सो ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर 1991 वाज एन एग्जांपल कि भाई इंडिया में कैसे जो रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म जानते हैं? फाइल होती है गवर्नमेंट ऑफिस में, उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा लगा होता है और उसमें नाड़ा बंधा होता है पैजामे वाला। तो वो फाइल आपकी तब मूव होगी जब आप कुछ सुविधा शुल्क देंगे। तो दैट वाज रेड टेपिज्म। वो रेड टेप मतलब वो फास्टेंड रहेगी, बंधी रहेगी, जब तक सुविधा शुल्क नहीं देंगे आपकी फाइल आगे बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी। होता है इंडिया में आज भी होता है बट बहुत कम होता है। पहले रैम्पेंट था चिल्ड्रन, रैम्पेंट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझ में आ गया, क्योंकि इकोनॉमिक सोशल एकदम अलग अलग, टेक्नोलॉजिकल एकदम अलग अलग। 99% बच्चे फंसते हैं पॉलिटिकल और लीगल में। तो देश का जो कानून है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें, तो इस पे जीएसटी कितना रखा गया है? गवर्नमेंट चाहती है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जीएसटी 5% लगा दिया जाए, दिस इज लीगल एनवायरनमेंट। इज दैट अंडरस्टूड वेल? Is that understood well? So various legislations passed by the government, administrative orders issued by the government, court judgments, as well as decisions at the level that is center, state or local. अब ये बोला गया कि भाई हफ्ते में एक दिन आउट ऑफ 7 days वीकली ऑफ देना पड़ेगा। बट हमारा मूवी थिएटर है, अगर हम वीकली ऑफ दे देंगे तो गवर्नमेंट का भी 18% जीएसटी किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है वीकली ऑफ वाला सिस्टम कैफेटेरियाज,
रेस्टोरेंट और सो कॉल्ड मूवी थिएटर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, इस पे अप्लाई नहीं होता है। वो चाहे तो वीकली ऑफ दें, बट कोई कंपल्जन नहीं है। अब गवर्नमेंट का ये स्टेप किस तरफ है कि इन बिजनेसेस को थोड़ा सा प्रमोशन मिले, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लॉ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, जितने लेबर लॉज है उसमें सब बातें लिखी हैं कि वर्कर को 1 डे का रेस्ट मिलना चाहिए आउट ऑफ 7 डेज, 8 आवर्स की ड्यूटी में 30 मिनट्स का लंच ब्रेक होना चाहिए। बट आप कभी HDFC बैंक, ICICI में जाइए, वहां पे कोई प्रॉपर लंच ब्रेक टाइम नहीं होता। जब देखा कस्टमर की भीड़ कम है, भसक लो थोड़ा सा। सरकारी बैंक में चले जाइए, 1.5 से 2.5 पेट फुलाए खाना ही खाए जा रहे हैं। चाहे घर से 2 रोटी मिली हो, दूसरों को दिखाने के लिए बैठे हैं टिफिन खोल के, खाली टिफिन। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई रूल्स ऐसे बनाए जिससे बिजनेस प्रमोट हो, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। बट जब कानून बन जाता है उसका, देन इट बिकम्स लीगल एनवायरनमेंट। समझ में आई बात कि नहीं? अभी गवर्नमेंट चाहती है कि इनकम टैक्स के 2 सिस्टम्स इंडिया में चल रहे हैं पिछले 4 साल से, ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम। न्यू रेजिम में गवर्नमेंट को फायदा ज्यादा है, लोगों को कम। ओल्ड रेजिम में लोगों का फायदा ज्यादा है, गवर्नमेंट का कम। गॉट इट क्लियर? तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? न्यू रेजिम लोग फॉलो करें। तो दिस इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब इसको लीगल एनवायरनमेंट में कैसे कनेक्ट किया? आप 18 साल के जब हो जाएंगे, जीवन में पहली बार ITR फाइल करेंगे, और अगर आपने इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट पे ऑप्शन चूज नहीं किया कि मेरे को ओल्ड चाहिए या न्यू चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट पहले से वो क्लिक्ड क्या रहेगा? बुलेट न्यू पे ही रहेगा। समझ में आ गया? ताकि आप बेवकूफ बन जाए ठीक से। तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज कि देश के लिए पैसा लाओ, ये गवर्नमेंट ने सोचा। तो गवर्नमेंट ने 2 रेजिम बना दिया। तो दिस इज व्हाट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लीगल कैसे? इफ यू डू नॉट सेलेक्ट ओल्ड वन, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी assumed as happy to be enrolled in the new regime। ये लीगल एनवायरनमेंट। लॉजिक समझ में आया? पेनल्टी बढ़ा दो अगर लोग हेलमेट पहन के नहीं चल रहे, अगर लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे। दिस इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट चाहती है एक्सीडेंट कम हो। अब इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में बुलाया भाई नेताओं को, सबके साथ मीटिंग की गई। जैसे फाइनेंस बिल अभी पढ़ा गया परसों नरसों बजट में, वैसे ही नया ये कानून पढ़ा जाएगा। लोग अपोज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में फाइनल होगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास साइन मिल जाएगा और ये कानून बन जाएगा। तो दिस बिकम्स अ लीगल एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग? तो whims and fancies, thought processes of the present governing ruling party is called as political environment. But when they make a law on that and it is a binding on all the citizens of the state मतलब country, then it becomes what children? लीगल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंपनीज इंडिया में लैपटॉप्स बना रही हैं वो यहीं से चिप खरीदे, बाहर से खरीदना अलाउड नहीं है, तो उन्होंने बैन लगा दिया। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। बट बैन एक कानून के तहत लगाया, जो हमारा सो कॉल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉस है कंट्री के, उनके तहत। लॉजिक समझ में आ रहा है? देन इट बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन? लीगल एनवायरनमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? Adequate knowledge of rules and regulations is a requirement for better business performance। अभी गवर्नमेंट ने 6 मंथ्स के पहले चिल्ड्रन, ये मैं आपको बात बताऊंगा, लाइक नवंबर से पहले 6 महीने जोड़ लीजिए, जितना स्क्रैप मटेरियल सेकेंड हैंड दूसरी कंट्री से इंडिया में आता था उस पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि लोग बाहर से इंपोर्ट करके कैपिटल आउटफ्लो करे। गवर्नमेंट वांटेड कि आप यहीं पे बनाइए। अब गवर्नमेंट ने इस बैन को रिमूव कर दिया। तो जब बैन लगाया तो कानून बनाया, रिमूवल के लिए फिर कानून है इनके पास। ओके, नॉन कंप्लायंस होगा लॉ का तो यू विल फेस सम लीगल प्रॉब्लम्स। तो अगर मान लीजिए पुलिस वाला आपको चौराहे पे रोक ले कि भाई आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, आपने कहा अच्छा सीट में तो कोई बेल्ट है नहीं, बेल्ट तो मेरी पैंट में है। अरे वो बेल्ट दूसरी होती है। तो इन दैट केस आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आपने कहा ठीक है मेरा चालान काट दो। समझ लीजिए चालान कटे, फिर आपको आना पड़ेगा कोर्ट कचहरी। अब आप समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चालान काटने 2-3 बार बता रहा है उसके बारे में, तो उसको कुछ सुविधा शुल्क चाहिए। लॉजिक समझ में आया? अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाता है कि भाई कोई भी कॉमन मैन अगर ऐसी हरकत देखे तो रिपोर्ट कर सकता है, उस पुलिस वाले की नौकरी चली जाएगी। बट इस बातें कहीं लिखी नहीं है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा बट लीगल एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई कानून नहीं है हमारे देश में। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो पहले अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते थे, जब देश में साइबर सिक्योरिटी एक्ट नहीं था, सजा होती थी। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे बट कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था। तो दैट वाज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सजा इसलिए गवर्नमेंट दिलवा रही है ताकि लोग ऐसी हरकत ना करें। बट अब लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया है। तो नाउ साइबर लॉज आर देयर, तो दिस इज द लीगल एनवायरनमेंट। लॉजिक अंडरस्टूड?
नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। अब सर ये कंपटीशन एक्ट क्या है? किसी जमाने में बच्चों हमारे देश में कानून चला करता था, दैट वाज MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। होली के टाइम पे लोगों ने सुना होगा, डुप्लीकेट खोया लोग गुजिया में डाल के भेज देते हैं, जिससे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी कानून को खत्म करके कंपटीशन एक्ट ले आए। तो आज अगर कोई भी बिजनेसमैन MRP से महंगा प्रोडक्ट बेचे या प्रोडक्ट में कोई अडल्ट्रेशन या मिलावट कर दे खाने पीने के सामान में, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग बीमार पड़े मरे। अगर ऐसा होगा तो जो अच्छे सेहतमंद लोग होंगे, जो कंट्री के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो मर जाएंगे, तो कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कैसे इन गलत लोगों को पनिश किया जाए, चलो इसके लिए कानून आते हैं। तो थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलिटिकल। और उसके ऊपर कानून बन गया तो इट बिकम्स अ लीगल एनवायरनमेंट। लॉजिक अंडरस्टूड? एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, बट जुबान केसरी आप बोल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। समझ में आ गया? एडवर्टाइजमेंट्स इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट कैरिंग स्टैट्यूटरी वार्निंग, और वो मुकेश भी आता है फोटो में। 85% ऑफ द एरिया में सब लिखा होता है, बट स्टिल क्या लोग इससे सुधरते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि सिगरेट स्मोक करने से किसी को कैंसर हो ही जाएगा। कभी कभी सिगरेट ना स्मोक करने से भी हो जाता है। क्यों? सिगरेट नाराज हो गई इसलिए तुम हमको नहीं पिए, हम लोग हो जाएंगे कैंसर? ऐसा नहीं है भाई, कोई भी रीजन हो सकता है कैंसर होने का, बट ये भी उनमें से एक रीजन है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? एक साथ बैठ के 50 लीटर मूंगी की दाल खा जाइए, मूंग की दाल, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा बॉडी में, उससे भी आदमी मर सकता है। तो अब क्या मूंग की दाल बेचने वाला लिखे पैकेट में इट इज हाईली इंजूरियस टू हेल्थ? नहीं लिखेगा ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कम है, बट टोबैको की प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ज्यादा है। बट मैं तो कहता हूं सरकार को अगर इतनी चिंता है तो टोबैको कंपनी शुड बी शट डाउन। यही कंट्री के बिल्डर्स है बेसिकली, यही सबसे ज्यादा GST देते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट छाप देते हैं, जिसको आत्महत्या करनी है दे विल कंज्यूम, और जिनको अपने घर परिवार की चिंता है दे वोंट कंज्यूम। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? समझ गए? चलिए। सो बच्चों अगला हमारा लॉजिक है बिजनेस एनवायरनमेंट में व्हाट? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत स्टोरियां मैंने आपको सुनाई हुई है इसके बारे में। 1948 में चिल्ड्रन बनी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने देखा कुछ खास बढ़िया इससे हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने नई इंडस्ट्री पॉलिसी कब बनाई चिल्ड्रन? कभी भी नहीं बनाई, 1956 में। इससे भी कुछ बहुत बढ़िया अचीव नहीं हो पाया, तो 1991 में जब बैंड बजी तो मनमोहन सिंह जी को बनाया गया था, जनता दल की उस समय की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, सॉरी, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने देश को उभारा। ये स्टोरी काफी बार आप मेरे से सुन चुके हैं। तो 1991 की पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने सोचा कि हम 4 सेक्टर्स को अपने हाथ में रखेंगे लगभग, और बाकी सबको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी आप सेटअप करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। टेलीकॉम कंपनी खोलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बट स्टिल जो हमारे रेलवे सेक्टर था और हमारा एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, इन सबको हमने प्राइवेटाइज नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि अगर डिफेंस को और एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेटाइज कर दिया तो चुटपुटिया के अंदर न्यूरॉन, प्रोटॉन, यूरेनियम भर के मिलेगा, लोग घर में मम्मी पापा से दुखी होकर उनकी अलमारी में रख के फुटा देंगे उसको। तो इसलिए इन सब चीजों को प्राइवेटाइज नहीं किया गया। अब 2000 आप बोल सकते हैं 21 ऑनवर्ड्स डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा PPP मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हैज स्टार्टेड। अभी जो लेटेस्ट डील हुई थी हमारी राफेल जेट पे, उधर फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट थी और हमारी रिलायंस डिफेंस थी। अभी वो कौन सा 295 या प्लेन है, C295, टाटा के साथ बोइंग वाले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा साइड में उन्होंने प्लांट लगाया है। तो थोड़ा बहुत PPP मॉडल अभी स्टार्ट हो गया है। तो 1991 के पहले की जो पॉलिसीज थी उनमें जाहिलपना क्या था बच्चों? जहांपना मत समझ लीजिएगा, प्रोहिबिशन था। पूछिएगा पापा मम्मी से बताएंगे, कपड़े की दुकान खोलने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता था, टीवी बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता था। तो लाइसेंस वाज द सिस्टम टू पुट द बिजनेसेस अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी चाय बेचने के नाम पे इंडिया में आए थे और पूरे देश पे राज कर बैठे, कहीं फिर से बिजनेसमैन जैसे ना बच जाए। वो कहावत है ना, दूध का चला कोल्ड ड्रिंक भी स्ट्रॉ से पीता है, छाछ भी फूक फूक के पीता है, पुराना हो गया है। सो इट वॉज प्रोहिबिशन, इट वॉज लाइसेंसिंग सिस्टम, कि अगर आपने 5 लाख मीटर
कपड़ा मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस लिया है तो आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि अगर आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आप मार्केट को डोमिनेट करने के लिए सस्ते में बेचेंगे ताकि दूसरे बिजनेसमैन आपकी हरकतों की वजह से आत्महत्या कर ले। तो गवर्नमेंट ये सब नहीं चाहती थी। एंड देयर वाज कोटा सिस्टम, हर चीज का कोटा था, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते लाइकवाइज। तो लाइसेंस आपको हर चीज का लेना पड़ता था। बट नाउ अ डेज भाई एक्सप्लोजिव्स, पेट्रोल पंप, कुछ चीजों का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, बट कपड़े की दुकान खोलने के लिए इन सब चीज का लाइसेंस नहीं चाहिए। तो ये जो PLQ सिस्टम था चिल्ड्रन, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पगला PLG। प्राइवेटाइजेशन बिकेम, सॉरी, प्रोहिबिशन बिकेम privatization, licensing became liberalization, and quota system got converted into globalization। और ग्लोबलाइजेशन उतना एक्सपैंड नहीं हो पाया था 91 के बाद भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट बड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी। क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन 91 के बाद एक्सपैंड होता तो जो आज चाइना का हाल है वो हमारा होता। जितनी ग्रोथ चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो इंडिया में होती। तो इंडिया में जितनी पेट्रोल व्हीकल्स नहीं होंगी, चाइना में उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। दे हैव अ कंसर्न ओवर सो कॉल्ड वेदर यू कैन से, और एटमॉस्फेयर। यहाँ पे तो क्या है, चार्जिंग कहाँ करेंगे, और पता लगा कोई बैटरी चोरी करके ले गया। समझ में आया? चाइना लोकल बिजनेसेस को बहुत प्रमोट करता है। हमारे दो ही लोकल बिजनेस है, अडानी और अंबानी, जिनको प्रमोट किया जाता है। बाकी सब बेचारे कागज बनाने सुबह से लेकर शाम तक। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। सो लिबरलाइज मतलब फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेता से ज्यादा पैसा कमा लीजिए बैंक्वेट हॉल खोल के, नेताजी कहेंगे मेरे को पसंद आ गया, मेरे को बेच दो। आप नहीं बेचेंगे, कहीं ना कहीं से आपको प्रेशराइज करवाया जाएगा। इतना प्रेशराइज करवाया जाएगा आप आत्महत्या कर लेंगे। आपके घर वाले कहेंगे एक तो गया, चलो अब बेच दो। यहाँ के नेता भी ऐसे ही हैं। अबॉलिशिंग द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। लाइसेंस तो अबॉलिश कर दिया, बट जो ऑफिसर्स थे, जैसे कहता है ना कि भाई डॉक्टर कितना पैसा कमाएगा, इसका पेट नहीं भरा, पेट भर गया, आंतें नहीं भर रही हैं, लंग्स के अंदर उनको पैसा और चाहिए। तो लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश चल रहे हैं, बट जो ऑफिसर्स थे वो बिना गवर्नर साहब की चिट्ठी लिए मानते नहीं है। अब सर ये गवर्नर साहब की चिट्ठी कौन सी होती है? वही वाली हरे रंग वाली, आई प्रॉमिस टू पे द बेगर बेरर अ सम ऑफ रुपीज मेंशन ऑन दैट। याद आया? तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे यहाँ सो कॉल्ड जरा भी क्या कहते हैं, ये करप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टिल आप जाइए गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, गवर्नमेंट ने कहा कि पहले हमारी फीस थी 200 रुपए, लोग 2-2.5 हजार एजेंट को देते थे घूस और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे। अपनी फीस बढ़ा दी, एजेंट ने कहा मेरी फीस बढ़ गई। पहले सरकारी फीस 200 रुपए थी और आपका लाइसेंस बनता था 2400 में। अब सरकारी फीस 3000 हो गई, लाइसेंस बनता है 6000 रुपए में। टेस्ट आप नहीं देते, आपके बिहाफ पे कोई और देता है। समझ में आ गया? तो भाई मेरा भारत महान, 100 में 99 चोर और बेईमान, एक ही दो लोग बचे हैं बस, एक मैं, एक मोदी जी, एक आप। रिडक्शन इन टैक्स रेट, ठेंगा रिडक्शन इन टैक्स रेट। पिछले 10-12 साल से कोई भी सैलरीड पर्सन को गवर्नमेंट ने एडवांटेज टैक्स में नहीं दिया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे या हमारी निर्मला मौसी हो गई, क्योंकि उनको पता है कि जिसको हमको टैक्स में छूट देनी है हम उसको छूट दे रहे हैं। और सबसे जाहिल गवार बेवकूफ कौन है? मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ द कंट्री। तो देश में लगभग 4.5% लोग टैक्स देते हैं चिल्ड्रन, जिसमें से 4.25% सैलरीड एम्प्लॉइज हैं। समझ में आ गया? व्हाट परसेंटेज ऑफ बिजनेस कम्युनिटी पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट? 0.75। समझ में आ गया? चाट वाला नो टैक्स, छोले भटूरे वाला नो टैक्स, बल्कि कमाई इनकी सबसे ज्यादा है। मोमोज बेच रहा है, नो टैक्स। समझ में गया? ई रिक्शा चला रहा है, दिन का 1.5-2 हजार रुपए कमा रहा है, महीने का 60,000, साल का 6-7 लाख, दे पे नो टैक्स। तो इनके ऊपर भी रेगुलेशंस आने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बेवकूफ हैं हमारे आपके जैसे, जो 30% टैक्स देते हैं और कुछ भी नहीं देते। अगर इंडिया में मैक्सिमम अर्नर्स टैक्स देने लग जाए चिल्ड्रन, इट इज ओनली 5%। आप हांगकांग सिंगापुर को देखिए, वाई दे आर ग्रोइंग सो मच। दुबई क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स जैसी चीजें प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली है थोड़ा बहुत, बट प्रैक्टिकली है ही नहीं। 28% गाड़ी पे जीएसटी। समझ में आ गया? तो जो लो इनकम ग्रुप है वो तो कभी सोच ही नहीं सकता कार खरीदने के लिए, और जब वो कार नहीं खरीदेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कार से जो और बिजनेसेस होते हैं, लेटेस्ट से किस तरह का बिजनेस, एक्सेसरीज की जो सेल होती है, फ्यूल की जो सेल होती है, वो सब सेल डाउन चल रही है। अगर कार्स पे ईवीज की तरह 5% जीएसटी आ जाए चिल्ड्रन, तो कार के प्राइसेस 20-25% तक
गिर जाएंगे। समझ में आ गया? कार की सेल और बढ़ जाएगी। जो लोग 2 पहिए में मर जाते हैं एक्सीडेंट में, वो कुछ तो मरेंगे कार के एक्सीडेंट में भी, बट कुछ काफी हद तक बच जाएंगे। समझ में आया? यूएस प्रमोट नहीं करता ईवीज को। क्यों नहीं प्रमोट करता? यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है चिल्ड्रन, शेल, नाम सुना होगा, और बहुत ऑयल डिपॉजिट्स है उनके पास। तो उनका मानना ये है कि अगर हम ये ईवीज को प्रमोट करेंगे तो ताइवान से या चाइना से हमको भी बैटरी खरीदनी पड़ेगी। खैर चलिए, हमारे पास पैसे तो हैं, बट जो हमारे फ्यूल डिपॉजिट्स है वो किसी काम में आएंगे ही नहीं। तो वहां पे वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। मेकिंग इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। अब आपको लगता है कि विदेश से टेक्नोलॉजी यहाँ आती, जो घटिया टेक्नोलॉजी होती है विदेश से, वो यहाँ आती है बेसिकली, जिसको हम यूज नहीं करना चाहते। मतलब ये 3 4 5 साल पहले की बात थी। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, बट स्टिल प्रॉब्लम्स आर देयर चिल्ड्रन। सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। पैसा दे दो, घूस दे दो, प्रोसीजर सिंपल है। नहीं दोगे तो प्रोसीजर डिफिकल्ट है। जैसे भी मेरा एक फ्रेंड दुबई गया था, तो मैंने उसको बोला कि तुम वहां से आ रहे थे, इंडिया में और दुबई के गोल्ड के रेट में चिल्ड्रन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15%। यहाँ पे अगर गोल्ड का रेट अराउंड 64,000 है, तो वहां पे आपको 54,000 के आसपास मिल जाएगा। प्लस वो जो 5% आपसे जीएसटी उन्होंने लिया है, जब आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन चेकआउट करेंगे, वो आपको पैसे वापस देते हैं वहां पे। तो रफली 15-20% का डिफरेंस है। बट अगेन वहां का लॉ है, आप गोल्ड पॉकेट में रख के, जो क्या कहते हैं गोल्ड बिस्किट्स होते हैं, सर नमकीन ले आए, जो गोल्ड बिस्किट होता है नहीं ला सकते। बट चतुर कितने वो लोग, लॉ तो बना दिया, गोल्ड बिस्किट है नहीं ला सकते। वहां जो बिस्किट्स मिलते हैं चिल्ड्रन, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम जितना भी, सब में एक होल होता है। उस होल को आप अपनी चेन में पहन के लटका लीजिए लॉकेट की तरह, पप्पी लहरी बन के चले इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, आपकी कंट्री में अपना गोल्ड भी बेच दिया। व्हाट इट क्लियर? और जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट अग्रीमेंट्स हैं, दूसरे जो कंट्रीज के आपस के अग्रीमेंट्स हैं, उनको वायलेट नहीं किया। इट इज स्मगलिंग, बट कानून ऐसा बना दिया कि स्मगलिंग है ही नहीं। वेयर इंडिया में जो गोल्ड का बिस्किट बिकता है चिल्ड्रन, वो छेद किया हुआ बिस्किट नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि यहां पे गोल्ड इतना महंगा है कि यहां से कोई दूसरी कंट्री लेकर जाएगा ही नहीं। तो हमने गल्फ के साथ, यूएई के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई वहां से यहां पे गोल्ड इंपोर्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। अब गल्फ वाले सोच रहे हैं भाई इंडियंस आते हैं घूमने टहलने, लाखों खर्च करके जाते हैं, तो कितने कलाकार ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए निकालते हैं अपने बैंक से, 5 लाख रुपए दुबई घूमने में या 2 लाख 3 लाख खर्च कर दिया, 7 लाख का गोल्ड खरीद लाते हैं, और वो गोल्ड इंडिया में 10 लाख में बेच देते हैं। तो उनका घूमना फिरना जीरो कॉस्ट हो गया। बट क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया गोल्ड इंपोर्ट पे, तो ठीक है गोल्ड इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन, ज्वेलरी पे तो नहीं है। तो आपने बिस्किट लिया 24 कैरेट का, छेदा कर दिया प्रॉपर मशीन से और चेन में लटका चले आए, इट इज ज्वेलरी, इट इज ज्वेलरी। समझ में आ गया? तो विल इट बी काउंटेड एज स्मगलिंग? एब्सोल्युटली नॉट। 3 लोग बाइक पे नहीं बैठ सकते, बट हस्बैंड वाइफ के साथ 3 बच्चे जरूर बैठ सकते हैं। ऐसे 5 बैठा लीजिए, कोई चलान नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया? वही बात है, ठंडी का सीजन है, डीएम ने ऑर्डर दिया 1 to 8 के लिए स्कूल बंद रहेगा, क्योंकि 1 to 8 वालों को ठंड लगती है, और जो 8th में फेल हो गया 9th में जाने वाला था, नहीं जा पाया, उसको घर वाले क्या बोले, तुम स्कूल के टाइम पे घर से बाहर जाओ, चाहे स्कूल जाओ, चाहे घर में ना आना, क्योंकि डीएम ऑर्डर तुम्हारे लिए नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? और टीचर तो वैसे ही एवेंजर्स हैं। समझ में आ गई बच्चों बातें? पक्का? तो रूल में गोलमोल कैसे किया जाता है, कहानी क्लियर हो गई? चलिए, प्राइवेटाइजेशन, भाई प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा से ज्यादा। अब इसमें वो प्राइवेट सेक्टर्स जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, भाई वोट बैंक है, फाइनेंस कर देते हैं इलेक्शन में, उनके लिए बिजनेस करना और इजी है। और जो सोनिया गांधी जी के दोस्त हैं, तुम बेटा करके दिखाओ बिजनेस तो जाने हैं। चलिए, बाकी सब बातें तो आपको पता ही हैं। ठीक, किसी जमाने में टाटा वालों ने अपनी एयरलाइन इंदिरा गांधी जी के कहने पे भारत को दी थी, क्योंकि भारत के पास कोई एयरलाइन थी नहीं। अब समझ में आ गया काम धंधा चौपट हो चुका है, तो बोले पप्पा फिर से हमको गोद ले लो वापस आप, तो इन्होंने फिर से टेकअप कर लिया। ग्लोबलाइजेशन एवरीबॉडी नोज, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट और कम से कम इंपोर्ट। समझ में आ गया? नेटवर्क एंड एक्टिविटीज टू गो बियॉन्ड इकोनॉमिक सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अभी एग्जांपल दिया ना आपको, फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इंडिया बुलाया गया था शायद 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट। पहले मेरे को ऑफर आया था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम बिजी विद अ फैमिली वेडिंग, तो सो कॉल्ड आप इन्हीं बुला लीजिए। और बदले में फोन पे वहां चलने लग गया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? increased level of interaction and interdependence against various nations of the global economy। तो क्यों हम इंटरनेशनल रिलेशंस मजबूत कर रहे हैं? कि अगल बगल वाले अगर परेशान करें तो उनके पीछे एक और हमारा चौकीदार खड़ा हुआ है। समझ गए बात को भाई? भाई समझ गए बात को? चलिए भाई, यस।
इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये शब्द आप सब ने सुना होगा चिल्ड्रन, सुना था। डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था पता है? ताकि इलेक्शन में जो मॉनेटरी फंडिंग से वोट बैंक खरीदा जाता है वो काम ना हो पाए। समझ में आ गया? बट पोर्ट्रे क्या किया गया कि ब्लैक मनी जिन लोगों के पास है, ब्लैक मनी सर मतलब वो 10 रुपए के काले वाले नोट, एनी मनी विच इज अर्नड बट टैक्स इज नॉट पेड, दैट इज नोन एज व्हाट? ब्लैक मनी। बट हमारे बताए मेरा देश महान, 100 में 99, 97, 98 बेईमान, 3 ही ईमानदार है, मैं आप और मोदी जी अपने। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी सब चोर बेईमान है। तो अब गवर्नमेंट अगर कोई नया पॉलिसी चेंज लाती है तो बिजनेस उससे बढ़ता भी और घटता भी है। इज दैट क्लियर? तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला पॉइंट क्या है चिल्ड्रन? मार्केट ओरिएंटेशन। फर्म्स यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर सेल लेटर। आपने मार्केटिंग थोड़ा सा अगर याद हो चिल्ड्रन, तो एक जमाना था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का, जो बनाओगे बिक जाएगा क्योंकि डिमांड वाज ह्यूज, डिमांड वाज ह्यूज। फिर वो सेलिंग कॉन्सेप्ट आया, सोशल कॉन्सेप्ट आया, जैसे मोबाइल फोन की रिसाइकलिंग एंड ऑल। बट आज क्या ऐसा होता है चिल्ड्रन? नो। हमारे जमाने में टीचर जैसा चाहता था वैसा पढ़ाता था। मम्मी कान के नीचे 2 कंटाप लगा दी, रट, ना चाहते हुए भी रट लेते थे। आज ऐसा है, बच्चा का एक मेरे को फेल होना मंजूर है, कौन मेरे पैसे लगने? पिताजी के पैसे हैं, बहुत दहेज लाई थी मम्मी। समझ में आ गया? तो आज भाई स्टूडेंट ओरिएंटेड एजुकेशन आ गई है। बच्चा जिस फील्ड जिस प्रोफाइल से पढ़ना चाहता हूं उसको वैसा ही पढ़ाएंगे। तो आजकल मोबाइल चला चला के लिखने की औकात मतलब आदत कम हो चुकी है और समझने की ज्यादा। तो भाई इसीलिए एनईपी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गए कि भाई आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम चेक करेंगे। हैंड राइटिंग में बड़ा जोर दिया जाता था हमारे जमाने में, उंगली बहुत मार पड़ती थी, स्कूल में भी घर पे भी बहुत है, इसलिए उंगलियां मजबूत हैं। मुक्का का मार दे किसी को मर जाए एकदम, क्योंकि बहुत मार खाई है इन हड्डियों ने। हमको कैल्शियम ऊपर से दिया जाता था, समझ में आ गया? आउटसाइड सोर्स से कैल्शियम मिलता था, इनसाइड सोर्स से नहीं मिलता था। जैसे लोहे को पीट पीट के स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तो उंगलियां पीट पीट के स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। समझ में? टीचर बोलते थे ये उंगलियां मुझे दे दे बच्चे, जैसे ठाकुर गब्बर वाली स्टोरी आपको याद होगी। तो बहुत मार और पड़ती थी उस समय और मजबूरी में रटना पड़ता था। आज बच्चा सुसाइड कर लेता है, घर का खर्चा बढ़ जाता है। तो अब सुसाइड के अटेम्प्ट कम करने के लिए एनईपी बोल रहा है कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्टिंग होगी। पहले अगर एक भी सब्जेक्ट में बच्चे फेल होते थे 1 साल बाद एग्जाम होता था। अब इस साल से सीबीएसई ने स्टार्ट कर दिया है, मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम्स खत्म, मई में रिजल्ट आ गया। किसी के मार्क्स थोड़े कम है, इंप्रूवमेंट देना 3 सब्जेक्ट में, फिर से अगले महीने इंप्रूवमेंट दे दीजिए, तो एटलीस्ट आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। कुछ बच्चे इस बात को सुन के बहुत खुश हो गए होंगे। चलिए, now the firms have to study and analyze the market to produce goods and customers need। वो आलू टिक्की का एग्जांपल याद होगा चलन? आलू टिक्की का एग्जांपल याद होगा कि मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया था तो इट वाज अ बिगेस्ट फ्लॉप, क्योंकि वो टिक्की किस चीज की बनाते थे? कद्दू की, जिसको सीताफल बोलते हैं, पंपकिन बोलते हैं। और इंडियंस खुद पंपकिन बन जाएंगे, बट खाएंगे बर्गर में कौन सी टिक्की? आलू टिक्की। तो दैट्स व्हाई मैकडॉनल्ड इंडियन मार्केट के लिए ये सिस्टम लगाता है। अभी मैकडॉनल्ड के स्टोर्स को रीनेम किया गया, क्योंकि मैकडॉनल्ड फेमस किसके लिए था? बर्गर के लिए। बट अब उनको अपनी कॉफी भी बेचनी है। वो 5 रुपए का आलू का जो फ्रेंच फ्राइज होता है वो भी 150 में चिपकाते हैं, मेरा तो खून जल जाता है घर वाले जब खाते हैं। तो इन दैट केस मैकडॉनल्ड्स कह रहा है बिजनेस को चेंज करना है, तो अब उन्होंने मैकैफे नाम रख दिया। मैकैफे नाम क्यों रख दिया भाई? आप इसको पूरा प्रॉपर कैफे समझे, और मेरे को लग रहा है आने वाले 5-10 साल में दे विल स्टार्ट सेलिंग टिकिया, फुल्की, कचौड़ी, रबड़ी, मलाई मक्खन एंड ऑल दैट, छोला भटूरा, ये सब बेचने लग जाएंगे। तो पंजाब में जितना मैकडॉनल्ड खुलेगा दे विल स्पेशलाइज इन छोले भटूरे। यूपी में, बिहार में जितना, एमपी में तो पोहा बेचेंगे वो लोग, और यूपी बिहार में दे विल सेल कचौड़ी आलू। उसके बाद वो साउथ इंडिया चले जाएंगे, व्हाट दे विल सेल? इडली, डोसा, सांबर एंड ऑल दैट। वड़ा पाव विल बी सोल्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात में वो फेफड़ा खेखड़ा बेचेंगे। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन चिल्ड्रन, न्यू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स हैज इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, यस और नो? मारुति ने कार लॉन्च की चिल्ड्रन विद द नेम ऑफ फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा। तो क्यों मारुति को इन कार्स के नाम और शेप डिजाइन चेंज करने की जरूरत पड़ी? बिकॉज डेज वर देयर जब इंडिया में सिर्फ एम्बेसडर गाड़ी बिका करती थी और हाई प्रोफाइल कार्स वर नॉट सोल्ड, बट ड्यू टू द एंट्री ऑफ द फर्म्स कॉल्ड एज हुंडई, हुंडई नहीं होता है, एंड देन वी हैव, वो आजकल आ गया महात्मा गांधी की भी कंपनी है, मॉरिस गराजेस, गॉट इट क्लियर? देन हमारी एक और कंपनी आ गई है, क्या नाम है भाई उसका? वो जेएलआर, जेएलआर मतलब जेलर साहब की कंपनी, जैगवार लैंड रोवर।
इन कार्स के डिजाइन एकदम इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो मारुति को लग रहा है कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अपनी व्हीकल्स का थोड़ा हुलिया बदलना पड़ेगा। पहले शादी ब्याह में लोग कुछ भी कुर्ता पैजामा एकदम पहन के चले जाते थे, बट अब फैशन चेंज हो रहा है, समझ में आ गया। तो अब लोगों को लग रहा है कि पता नहीं किस तरह का बैंक्वेट हॉल हो, पता नहीं एसी चलेगा कि नहीं चलेगा, तो फटे चिथड़े कपड़े पहनने लोगों ने चालू कर दिए हैं। दैट्स अ न्यू ट्रेंड फैशन, समझ में आ गया। रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। किसी जमाने में गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी अप टू 100%। मोदी जी ने 2014-15 में स्ट्रिक्टली बोल दिया भारत संचार निगम लिमिटेड को, सारे स्टेट के सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, आप 70% अपने खर्चे अपनी कमाई से पूरे करिए, वी विल सपोर्ट यू ओनली 30%। तो अगर किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का खर्चा साल भर का 1 लाख करोड़ का है, तो गवर्नमेंट 30,000 करोड़ फंड दे देगी, टैक्स के पैसे से मिले हुए, बाकी आप खुद कमाइए। नहीं कमा पा रहे, हमारे पास 2 लाख परिवार हैं देश में, अडानी और अंबानी, इनको बेच लो अपने आप को। लॉजिक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? मैं भी ढूंढ रहा हूं इन लोग को कि अडॉप्ट कर ले मेरे को। After 1991, firms have continuously modified their operations through merger, acquisition and takeovers. Recently, children, banks का हाल आपने देखा होगा। कैनरा बैंक को मर्ज कर दिया गया, सॉरी सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक के साथ। क्यों? क्योंकि सिंडिकेट बैंक प्रॉफिटेबल बैंक नहीं था, कैनरा बैंक बहुत प्रॉफिटेबल था। अगर सिंडिकेट बैंक को बंद कर दें, इंप्लॉइज को निकाल दें, व्हाट विल हैपन? शेयर प्राइसेस विल गो डाउन। कंट्री के बाहर मैसेज क्या जाएगा कि इनका देश सही नहीं चल रहा। निर्मला मौसी क्या बकवास की सबके सामने, मतलब क्या बोली सबके सामने कि भाई ऑपरेशंस को बेटर करने के लिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस को एक्सपैंड करने के लिए, बट सच्चाई सबको पता है। समझ में आ गया? वो विजय चाचू थे हमारे, विजय माल्या जी 12,500 करोड़ का फ्रॉड करके गए हुए हैं और कह रहे हैं कि वापस ले आएंगे, वापस ले आएंगे। 1 रुपए वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इसकी भी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं। कौन से आइलैंड थे? अरे किस आइलैंड से पैसा आता है, भूल गए क्या? चलिए गूगल कर लीजिएगा। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, प्राइवेट आइलैंड नहीं, मैंने नाम बताया था, मैक क्या नाम है उसका, आई एम नॉट गेटिंग द नेम एग्जैक्टली। कि गवर्नमेंट जब बोलती है कि हम बाहर से स्विस बैंक में जो पैसे आए हम पकड़ के लाएंगे, बट स्विस बैंक में जो पैसा इंडिया से गया, स्विस बैंक उसकी रिपोर्ट आपको दे देगा, ये हमारा एमओयू साइंड है। बट इंडिया से पैसा दुबई चला गया, दुबई से पैसा हांगकांग चला गया, हांगकांग से कौन सा आइलैंड था, ढूंढ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। वहां से पैसा एक पर्टिकुलर आइलैंड पे आते हुए स्विस बैंक में आया, तो स्विस बैंक क्या उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा? बिल्कुल नहीं। तो आपके क्लास में, स्कूल में टीचर ने मॉनिटर को बोला जो क्लास में लेट आए बेल बजने के बाद, उसको हमको रिपोर्ट कर देना। 2 बच्चे ऐसे तो वो आए ही नहीं, तो मॉनिटर उसकी चुगली टीचर को नहीं करेगा। यस, हाँ पनामा आइलैंड, पनामा नहीं एक और था, नॉट गेटिंग इट, मैंने इसकी केस स्टडी देखी थी यूट्यूब पे, लेबर लॉ एडवाइजर पे थी, बहुत अच्छी केस स्टडी थी। तो अगर इंडिया से कोई पैसा कमाया गया बट उस पर टैक्स नहीं दिया गया और चोरी चकारी करके उसको भेज दिया गया स्विस बैंक, तो स्विस बैंक वो इंफॉर्मेशन मोदी जी को दे देगा। वो पैसा 99 क्या 101% वापस आएगा। बट ये बिजनेसमैन बड़े चतुर हैं, क्योंकि इनको पता है गवर्नमेंट हैज एन एमओयू विद स्विस गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट, तो पैसे वापस निकल जाएंगे हमारे। तो व्हाट दे डू, वो इंडिया में ब्लैक मनी अर्न करते हैं और दुबई में अपनी एक कंपनी खोल लेते हैं और ये दिखाते हैं कि हमने दुबई की कंपनी से कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं और ये पैसा हम उनको दे रहे हैं। मान लीजिए कि भाई मिस्टर एक्स इज अ बिजनेसमैन, इसने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घूस दी। किस लिए घूस दी? ताकि इनको इजीली टेलीकॉम लाइसेंस मिल जाए। कितनी घूस दी भाई? 400 करोड़ रुपए। सर घूस क्यों दी? टेलीकॉम लाइसेंस था 5,000 करोड़ का। नेताजी ने कहा तुम बिडिंग में आना और कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर 2,000 करोड़ से ऊपर की बिडिंग करना ही मत। हम गवर्नमेंट से बोल देंगे कि लाइसेंस खरीदने में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट प्राइस कम करेगी। 2,000 करोड़ में आपको लाइसेंस बेच दिया गया जिसकी कीमत 5,000 करोड़ थी। 5,000 करोड़ गवर्नमेंट अगर आपसे लेती तो एटलीस्ट टैक्स पेयर से कुछ टैक्स कम लेती, बट आपने तो 2,000 करोड़ में लाइसेंस ले लिया। 400 करोड़ आपने नेताजी को घूस दे दी, सुविधा शुल्क दे दिया। नेताजी ने अपनी एक कंसल्टेंसी खोली हुई है, उस कंसल्टेंसी में ये पैसा आया, व्हाट इट क्लियर कि भाई उन्होंने आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, आपने पेमेंट किया। ये पैसा दुबई की किसी कंपनी को दे दिया गया, एक्चुअली उन्हीं की कंपनी थी, कि हमने उनसे कंसल्टेंसी सर्विसेज आउटसोर्स कराई दी और ये पैसा इंडिया से निकल के कहां चला गया? दुबई। दुबई से ही हांगकांग जाता है, हांगकांग से सिंगापुर जाता है, सिंगापुर से चाइना चला गया, चाइना से स्विट्जरलैंड के अंदर चला आया। तो इस बात की खबर इंडियन गवर्नमेंट को स्विस गवर्नमेंट
देने के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज एमओयू सेज इंडिया से जो मूवमेंट्स हुए हम वो आपको बताएंगे। तो कैन वी एक्सपेक्ट कि कभी भी हमारे गए हुए पैसे वापस आएंगे चिल्ड्रन? नहीं आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कभी नहीं आएगा। सो अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर इंडियन कस्टमर्स। अब बच्चों ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। 90s के आसपास कोको कोला को जब इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड करना था, दे लॉन्च देयर प्रोडक्ट, और ये भी बहुत बड़ा फ्लॉप था, क्योंकि उस समय बड़ा पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स द कंट्री था लोगों का। बी इंडियन बाय इंडियन, बी इंडियन बाय इंडियन। कोक तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट था, तो हम नहीं खरीदेंगे। इन्होंने उस कंपनी को काफी फेवर्स दिए। कौन सी कंपनी सर? जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती थी थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट एंड कैंपा कोला। अभी आप सोच रहे होंगे सर कैंपा की तो कोल्ड ड्रिंक आने लग गई है फिर से। उस कंपनी ने अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट किया। तो कोको कोला ने सोचा कि अगर डायरेक्ट इंडियन मार्केट में जाएंगे तो हमें प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम विदेशी हैं, हम फिरंगी हैं। तो बी इंडियन बाय इंडियन क्या करना है? तो उन्होंने काफी लालच दी और बहुत हाई प्राइस पे हम सब लिम्का गोल्ड स्पॉट को खरीद लिया और कैंपा कोला को नहीं खरीदा। और सब बॉटल्स पे लिख के बेचने लग गए आप प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला कंपनी। तो आप थम्स अप की बॉटल पे देखिए, उस पर भी यही लिखा होता है। गॉट इट क्लियर? और आप लिम्का की बॉटल पे और गोल्ड स्पॉट की बॉटल पे अगर देखे, गोल्ड स्पॉट अब नहीं आता, तो सब पे लिखा होता था। लोगों के अंदर क्या फीलिंग आ गई कि थम्स अप बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? कोको कोला। लिम्का बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? कोको कोला। लाइक हिस्ट्री में हमें पढ़ाया गया, अंडर हुज रेजिम ताजमहल वाज बिल्ट। लोग कहते हैं हु बिल्ट ताजमहल? शाहजहां। एकदम गलत आंसर है। वो क्या था? पत्थर लगने, प्लास्टर करने, गड्ढा खोदने। अंडर हुज रेजिम। इज दैट क्लियर? तो अगर पूछा जाए हु बिल्ट ताजमहल, देयर वर अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, इंजीनियर्स, ये आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया? आप इतना लिखें टीचर अंडा दे देगा आपको। तो आप गलत लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम। समझ में आ गया? तो अंडर हुज रेजिम इट वाज बिल्ट ताजमहल, ये हिस्ट्री किताबों में लिखा है। बट अगर हर जगह हिस्ट्री किताब में अपना नाम लिखवा दूं, आप डिसएग्री करेंगे, बट आने वाली 200-300 साल की बाद की पीढ़ियां क्या जानेंगी? सौरभ सर ने ताजमहल बनवाया था, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को रीनेम कर दिया। तो वही काम कोको कोला ने किया। और जब ये प्रोडक्ट बिकने लग गया, उन्होंने सबसे पहले किसको आउट किया? गोल्ड स्पॉट को। और थम्स अप और लिम्का और अपना कोक ब्रांड ज्यादा प्रमोट किया। गॉट इट क्लियर? और अब रिसेंटली इस कंपनी ने फिर से अपना प्रोडक्ट कैंपा के नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया। और अगेन ये कंपनी वो कंपनी नहीं है चिल्ड्रन, नाउ इट इज विद रिलायंस एक्चुअली। समझ में आ गया? तो रिलायंस ने देखा कि भाई कॉपीराइट कितने साल बाद यूज हो सकता है, वो पीरियड एक्सपायर हो गया। रिलायंस ने अपने नाम पे कैंपा नेम को रजिस्टर करा लिया। 90 रुपए की एमआरपी कोल्ड ड्रिंक 55 रुपए में बेचते हैं। कोको कोला की बैंड बजने वाली 1-2 साल के अंदर। थोड़े दिन बाद क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर कर देंगे, प्लेयर्स को टी शर्ट पहना देंगे, जो दिखता है वो बिकता है, लोग भूल जाएंगे कोक कुछ था। कोक का वैसे ही घाटा चल रहा है, इनका और घाटा। कोक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करेगा, गवर्नमेंट इनको अनवांटेड फेवर्स दे रही है। तब तक हमारे अंबानी भाई साहब 10-20 हजार करोड़ का बिजनेस कर चुके होंगे। समझ में आया? खूब एयरटेल बकवास किया, खूब एयरटेल भौंका कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, ये वो, भौंकते रहो भौंकते, केस तो चलता जा रहा है, हम पैसा कमा रहे हैं। बाद में इनको समझ में आके कुछ होना वाना नहीं है। 1550 का प्लान 399 में ये भी बेचने लग गए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? So need for developing human resource. Indian enterprise have suffered for long with adequately trained personnel. इसके लिए गवर्नमेंट टाइप्स कर रही है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ चिल्ड्रन। हमारे यहाँ इसके लिए किस प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? स्किल इंडिया, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कौशल विकास। व्हाट सर? कौशल का विकास होगा, कौशल्य क्या करेगी? अरे कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर देयर। सेल्समैनशिप का प्रोग्राम, एयर कंडीशन रिपेयरिंग। पहले ये प्रोग्राम्स स्पेसिफिक सेंटर्स में चलाए जाते थे। आपको भी ये सेंटर खोलना है तो आप सेटअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको lakhs of rupees की कैपिटल भी देती थी। द स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू गेट एनरोल्ड चिल्ड्रन, अगर 10,000 रुपी फी है आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम की, 6 महीने का प्रोग्राम आपने सीखा, आसान सा सर्टिफिकेशन टेस्ट आप दे दीजिए, ये 10,000 जो आपने दिया था ये आपको वापस मिल जाता था। प्लस आपको सर्टिफिकेट मिलते थे, उसके बेसिस पे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता था। ढेर सारे इंस्टीट्यूशन इंडिया में चले, बट गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था, जितना एरिया कवर करना था उतना कवर नहीं हो पाया। तो इस साल से चिल्ड्रन फ्रॉम 1 बेसिकली अक्टूबर आप बोल सकते हैं 23, गवर्नमेंट के जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनको कंपेल किया जा रहा है
कि आपको मिनिमम 2 से 4, कुछ को 2 कुछ को 4 कोर्सेज चलाने पड़ेंगे और 30-30 के बैचेस बनाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स और ओवर 16 ईयर्स आपको एनरोल करना पड़ेगा। जो फीस होगी उन बच्चों से ली जाएगी। 60% विल बी गिवन टू द स्कूल, जो स्कूल टीचर्स को ट्रेनर्स को पढ़ाने पे खर्च करेगा। 40% पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी। गवर्नमेंट उसके बदले में सर्टिफिकेशन और वर्ल्ड वाइड, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड सेंटर्स के साथ कोलैबोरेट करेगी। भाई दिस इज द लिस्ट एंड दीज आर द नंबर ऑफ पीपल जिनको हमने इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ट्रेन किया। अब मान लीजिए भाई नर्सिंग का कोर्स है, गॉट इट क्लियर, और आपके पर्टिकुलर स्कूल में बायोलॉजी लैब इज देयर, सो कॉल्ड नर्सिंग की एक लैब खुलवा दी जहां पे बेसिक फर्स्ट एड सबको आता है। अब रशिया में वॉर है, उनको नर्सेस की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर पाए, वार्ड बॉय की जरूरत है, तो हमारे यहाँ से 10-10 लोग चले गए वहां पे, तो एटलीस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगा और दूसरे कंट्री की हेल्प भी हो जाएगी। खोपड़े में बात गई। तो ये कोर्सेज अब इफेक्टिवली इस साल अप्रैल 24 से स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी। अब आप सोचेंगे सर हम भी एडमिशन ले लें, कुछ सीट्स रिजर्व्ड हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, बाकी कोई भी एडमिशन ले सकता है। सो विद अवेयरनेस एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट, कस्टमर्स क्या चाहते हैं चिल्ड्रन? प्राइस ना के बराबर और चाहत हाँ के बराबर। तो MUX मोर देन PX, जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं हमको बेनिफिट उससे ज्यादा मिले। अभी ये मेरा आईफोन है, इसमें 5G फ्री में चलता है। क्यों 5G फ्री में चल रहा है? गवर्नमेंट मतलब कंपनी मेरे चाचा जी की है, देन आदत डाल रहे हैं। एक बार 5G नेटवर्क की आदत पड़ जाएगी, हम 4G नेटवर्क को रिचार्ज नहीं कराएंगे। जब 90% लोग 5G नेटवर्क रिचार्ज कराने लग जाएंगे तो हमारे जैसे गरीब भी मजबूरी में 4G की जगह 5G ही रिचार्ज कराएंगे। इज दैट क्लियर? अडॉप्ट द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मशीन, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट आपको सब इंप्रूव करना पड़ेगा। जो मोहल्ले के लोकल शॉपकीपर्स थे चिल्ड्रन, क्यों पिट गए? आप उनसे सामान खरीद लीजिए और उनके पिताजी की नौकर बन जाइए, और सामान वापस करने में 100 नाटक करते थे वो। अच्छा सामान तो वापस कर लेंगे, पैसा नहीं देंगे वापस। क्या मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और आपका ये अमेजोन ये सब हरकतें करते हैं? आप प्रोडक्ट लीजिए, नहीं समझ में आया वापस कर दीजिए। 10 to 20% ऑफ द टाइम पिकअप भी नहीं होगा आपके यहां से एंड आपके पैसे वापस आ जाएंगे। रिमेनिंग 80 to 90% ऑफ द टाइम पिकअप के आधे से 1 घंटे के अंदर पैसा वापस आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है? आपके मन में विश्वास बढ़ गया, ये तो बेटर है, कहीं हमें जाना भी नहीं पड़ा, शॉपकीपर से बहस भी नहीं करनी पड़ी। इन दैट केस मार्केट्स आर चेंजिंग। जो शॉपकीपर्स लोकली इसको फॉलो कर रहे हैं दे आर स्टिल ग्रोइंग, और बाकी सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी ही दूसरे से गा रहे हैं। मार्केट नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, आप बिजनेस करने के तरीके को चेंज नहीं कर पा रहे, करेंगे तो आपका बिजनेस भी चलेगा। तो दो लोकल आटे वाला, चावल वाला, दाल वाला है अडॉप्टेड दिस कि भाई व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दीजिए, किराने का सामान प्रोविजन स्टोर का आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो वहां पे वो कौन सा है, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, ब्लैंकेट, ये सब सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए, तो डीमोनेटाइजेशन तो आपको पता ही क्या है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे वो बदले गए। कुछ लोग बैंक में 100 रुपए का नोट लेके पहुंच गए थे कि इसको भी बदल दो। गॉट इट क्लियर? 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन वाज इनवैलिड। सर बाकी 14% कहां गया? ये लोग आए ही नहीं, इन्होंने अपने पैसे नाली में बहा दिए। इन बेवकूफों के पास कोई अच्छा सीए रहा नहीं होगा। गॉट इट क्लियर? एल्स गवर्नमेंट को इसमें अच्छी खासी चपत लग गई, उन्होंने जितने करोड़ की करेंसी वापस ली, नई करेंसी उससे ज्यादा पैसे में छपी थी, तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली सफर्ड अ ग्रेट लॉस। बट उनका ऑब्जेक्टिव ब्लैक मनी को वाइट करना तो था ही नहीं, खैर वो तो इंडिया में करना बहुत इंपॉसिबल है, बिकॉज पैरेलल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है हमारी, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो बेसिकली कैश पे ही काम करता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो इलेक्शन में पैसे चल के वोट खरीदे जाते हैं चिल्ड्रन, दैट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड। तो ये सब आपको पता है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं टच करूंगा, ये सब आता है आपको, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आगे चलन? और आई होप सो कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट बचा नहीं होगा, कुछ होगा तो बता दीजिएगा। अगले लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।